हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी रेवोल्यूशन जहां आम लोगों ने कहा बस बहुत हो गया, अब हम भी केक खाएंगे। लेकिन केक मिला या नहीं वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई और दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दी। वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 18th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में फ्रांस का हाल बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आजकल हम लोगों का, जब महंगाई बढ़ती जा रही है और एटीएम मशीन इनसफिशिएंट फंड्स का मैसेज देना शुरू कर देती है। फ्रेंच सोसाइटी 3 मेजर स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी जो रिलीजियस लोग थे और सबसे ऊपर बैठे हुए थे, मजे मजे की बातें करते थे और रोज खैरात में केक खाते। सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटी या अमीर, इनके पास इतने पैसे होते थे कि अगर आज के जमाने में होते तो हर दिन 5 स्टार होटल में डिनर कर। फिर आता है थर्ड स्टेट, कॉमनर्स, मतलब हम जैसे आम लोग, किसान, मजदूर और बर्जुआजी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये बेचारे ऐसे ही थे जैसे हम लोग हर मंथ के एंड पर एटीएम चेक करते हैं लेकिन अकाउंट खाली होता है। और यही थर्ड स्टेट वाले कह रहे थे कि भाई हम काम भी ज्यादा करते हैं और टैक्सेस भी हम पर ही ज्यादा लगते, जबकि बाकी 2 स्टेट्स मजे ले रहे। इसी दौरान फ्रांस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था। फ्रांस का हाल वैसा ही खराब था जैसे जब आप किसी दोस्त को डिनर पे ले जाओ और बाद में पता चले कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो। फ्रांस की इकोनॉमी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में फ्रांस के बहुत पैसे लग गए थे, ऊपर से महंगाई भी बढ़ गई थी, हुकूमत का खजाना खाली होने लगा था। और 1780s तक तो ये हालत थी कि फ्रांस की हुकूमत ने कहा काश हम भी लोन ले सकते। हालत ये हो गई थी कि थर्ड स्टेट वालों को मजीद टैक्सेस देने पर मजबूर किया गया। बेचारे आम लोग कह रहे थे हम टैक्स तो दे दें लेकिन पहले हमें तो कुछ मिले। और उसी वक्त फ्रांस में लोगों को समझ आने लग गया कि अगर कुछ बदलना है तो रेवोल्यूशन का टाइम आ गया है। द स्टेट इज मी। किंग लुई द 14th का ये कोट फ्रेंच मोनार्की की सेंट्रलाइजेशन और किंग की पावर को दिखाता है। अब हम डिटेल में देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर और थर्ड स्टेट के हालात। इमेजिन करें कि आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें आप 90% काम करें हैं लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% माना जाता है। यही हाल था थर्ड स्टेट वालों का जो आम लोग थे, मेजॉरिटी में भी थे लेकिन पॉलिटिकल पावर बिल्कुल जीरो थी। फिर आए एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो इंटेलेक्चुअल लोग लेकिन साथ में थोड़े रिबेलियस भी थे, जैसे आजकल के ट्विटर वॉरियर। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू ने उनको थोड़ा सेंस दिलाया कि इनइक्वालिटी का ये सिस्टम नहीं चल सकता। रूसो ने तो कह दिया कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन, मतलब आदमी पैदा तो आज़ाद होता है लेकिन सोसाइटी उसको हैंडकफ्स पहना देती। अब आता है द ईयर 1788, द ईयर ऑफ जस्टिस, जब सिचुएशन और बिगड़ गई। मौसम के हालात वैसे ही थे जैसे हमारे यहाँ महंगाई का सीजन चल, फसलें भी खराब हो चुकी थी और रोटी की कमी भी हो चुकी थी। फ्रांस के लोगों के लिए ये वक्त कुछ ऐसा था कि उन्होंने सोचा कि या तो रेवोल्यूशन करो या फिर भूख से मर जाओ। लोग सोच रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ब्रेड सब कुछ एक साथ चाहिए। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए लुई द 16th ने सोचा क्यों ना एक मीटिंग बुलाई जाए, शायद कोई अच्छा आइडिया आ जाए। और मई 1789 में स्टेट्स जनरल का सेशन बुलाया गया। स्टेट्स जनरल का सीन ये था कि हर स्टेट अपनी शिकायतें लिखकर लाए, लेकिन थर्ड स्टेट जल्दी समझ गया कि भाई हमारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले तो सुकून में थे लेकिन थर्ड स्टेट वाले सोच रहे थे कि ये मैच तो फिक्स। फिर थर्ड स्टेट ने डिसाइड किया अब बस हम अपना अलग सेटअप बनाते हैं। तो फिर 17 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बस अब अपनी असेंबली बनानी चाहिए क्योंकि पुराना सिस्टम तो अनफेयर था। तो उन्होंने नेशनल असेंबली का ऐलान कर दिया कि ये हम हैं, ये हमारी पार्टी है और हम ही असल में फ्रेंच पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लुई द 16 को ये सीन थोड़ा अजीब लगा तो उसने नेशनल असेंबली के हॉल के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन थर्ड स्टेट ने कहा नो प्रॉब्लम ब्रो, और वो सब करीबी टेनिस कोर्ट में चले गए। वहाँ इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ उठाया। इस ओथ में ये था कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक हम नहीं जाएंगे। तो सोचो, कोर्ट में टेनिस नहीं चल रहा था लेकिन एक रेवोल्यूशन का गेम जरूर चल रहा था। अब बात करते हैं एक और एपिक मोमेंट की, 14 जुलाई 1789 का दिन, जब रूमर्स फैल गए कि लुई द 16 नेशनल असेंबली को खत्म करने का इरादा रखता है। तो पेरिस के लोगों ने डिसाइड किया
अब हमें भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो बस लोग बेस्टील की तरफ निकल गए। अब ये बेस्टील क्या था? इमेजिन करो कि तुम्हारे मोहल्ले का सबसे बुरा स्कूल और उसके प्रिंसिपल का ऑफिस, जहाँ जाने से सब डरते। बेस्टील भी कुछ ऐसा ही था, एक बदनाम जेल और स्टेट की टिरेनी का एक सिंबल। तो जब लोगों ने उस पर हमला किया और बेस्टील गिर गया तो रेवोल्यूशनरीज के लिए ये एक विक्ट्री का सिंबल बन गया। आज भी फ्रांस पे ये दिन बेस्टील डे के तौर पर मनाया जाता है। फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक और फेज, द ग्रेट फियर, जब किसानों को डर लग गया कि बेस्टील गिरने के बाद फ्रांस में एक अजीब हलचल मच गई। लोगों को लगने लगा कि अमीर लोग मिलकर इनकलाब को दबाने का प्लान बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम भी रेडी। और फिर ये हुआ कि ये डर सिर्फ एक डर नहीं रहा, उन्होंने फ्यूडल स्टेट्स पर हमले शुरू कर। इसके बाद ये होता है कि 26 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट सब इंसानों के हकूक का ऐलान था। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि फ्रीडम, प्रोटेक्शन और इक्वालिटी का हक सबको है और कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ये एक जबरदस्त कोट था जो इस डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा था। तो फाइनली सितंबर 1792 में नेशनल कन्वेंशन का आगाज हुआ और सबने मिलकर मोनार्की को खत्म कर दिया। अब लुई द 16th के दिन गए, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और मोनार्की का जमाना ऑफिशियली खत्म हो गया। लुई द 16th को गद्दार करार दे दिया गया और फिर जो सीन बना उसने पूरे यूरोप को शॉक कर दिया। 21 जनवरी 1793 को लुई को गियोटिन पर चढ़ाया गया। इमेजिन करो, एक किंग का सर काट दिया गया और पूरी दुनिया देख रही थी। यूरोप के बाकी मोनार्क्स ने सोचा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है और इसी ने इनकलाब को और भी रेडिकल बना दिया। फिर आता है इनकलाब का सबसे डरावना हिस्सा, द रेन ऑफ टेरर। सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक ये ऐसा वक्त था जब रॉबस्पियर और उसके दोस्तों ने पूरी जान लगा दी कि जो भी कोई काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं उनका काम तमाम किया जाए। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने डिसाइड किया कि अब बस टेरर का वक्त है। और ये टेरर ऐसा था कि हर जगह गियोटिन चल रही थी। गियोटिन एक ऐसी डिवाइस थी जो इंसान के सर को एक ब्लेड से काट देती। हर कोई बंदा जो थोड़ा सा भी शक के दायरे में था गियोटिन पे चला गया। अंदाजा ये है कि तकरीबन 16,000 लोग गियोटिन पे गए, जिनमें बहुत से इनोसेंट लोग भी शामिल थे। ऐसा भी होता था ये जो लोग पहले रेवोल्यूशनरीज थे वो भी कभी कभी इस टेरर का शिकार हो गए। रॉबस्पियर ने एक जबरदस्त कोट दिया था जो इस दौर की ब्रुटैलिटी को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। टेरर इज नथिंग अदर देन जस्टिस, स्विफ्ट, स्वेयर एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर होता यह है कि जैसे जैसे पब्लिक में रॉबस्पियर की एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को लेकर गुस्सा बढ़ता गया, लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और 27 जुलाई 1794 को नेशनल कन्वेंशन के कुछ मेंबर्स ने रॉबस्पियर को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक दिन बाद 28 जुलाई 1794 को बगैर किसी ट्रायल के रॉबस्पियर को भी गियोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब आयरनी देखो, जिसने खुद इतने सर काटे उसका सर भी वैसे ही कट। इस डाउनफॉल के बाद एक ज्यादा मॉडरेट दौर शुरू होता है जिसे थर्मोडोरियन रिएक्शन कहते हैं। पब्लिक को अब थोड़ा सा सुकून मिला कि जो टेरर का दौर था वो खत्म हो गया और सिस्टम थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो गया। ये सब बताता है कि जब पावर और वायलेंस का कॉम्बिनेशन हो तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। जैसे रॉबस्पियर का दौर भी खत्म हो गया, वैसे ही हर अनजस्ट सिस्टम एक ना एक दिन अपनी हद तक चला जाता है और फिर वहां से नीचे गिरता ही गिरता है। फिर शुरू होता है फ्रांस के पॉलिटिकल ड्रामा का सीजन 2। होता ये है कि रेन ऑफ टेरर के बाद लोगों को एक ब्रेक चाहिए था और क्यों ना हो, सबने देखा कि गियोटिन का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। तो 1795 में एक नई टीम इंट्रोड्यूस हुई, द डायरेक्टरी। ये 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो ऐसी समझे जा रही थी कि ये अब सारे मसले हल करेंगे, लेकिन असलियत में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उस क्रिकेट टीम की तरह थी जो हर हार के बाद सिर्फ यही कहती है कि सीखने को बहुत कुछ मिला। डायरेक्टरी के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इन लोगों का जीना हराम किया हुआ था। यहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स, और इनकी आपस में लड़ाई लगी रहती थी। हर कोई अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश में लगा रहता था और
यहाँ के इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर बात आती है करप्शन की। डायरेक्टरी वाले हर जगह करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ रहे, लोगों का इन पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर 9 नवंबर 1799 को एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, बिल्कुल क्लाइमेक्स में हीरो की। नेपोलियन आता है और कू कर देता है, डायरेक्टरी को बाय बाय बोल देता है। और जब नेपोलियन आता है तो वो कहता है कि रेवोल्यूशन इज ओवर। नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का असली हीरो समझता है, जैसे कि वो कोई सुपर हीरो और जो केओस में आके सब कुछ ठीक कर देगा। और सच में उसकी ये मूव फ्रांस के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने का एक सिग्नल थी, जहाँ से नेपोलियन अपने डिक्टेटरशिप मोड को ऑन कर दिया। उसका आना फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को एक नया ट्विस्ट दे गया। अब फ्रेंच लोगों को सिर्फ आज़ादी और इक्वालिटी नहीं बल्कि एक मिलिट्री जीनियस भी मिल गया था, जो उनके लिए पूरे यूरोप को जीतने का एक ख्वाब देख रहा था। नेपोलियन ने अपनी हुकूमत के दौरान मिलिट्री कैंपेन्स का एक सिलसिला चला दिया, जिसे हम नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं। इसका मकसद यूरोप में फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। इसके अलावा नेपोलियन सिर्फ एक बैटलफील्ड का हीरो ही नहीं था, इस बंदे ने लॉ में भी काफी चेंजेस की। उसने नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, तो एक तरह से फ्रांस का लॉ का एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट था। इस कोड का मकसद था लॉस को सिंप्लीफाई और यूनिफॉर्म बनाना, ताकि हर बंदे को इक्वल और जस्ट सिस्टम मिल सके। इस तरह समझ लें कि ये कोड ऐसा था कि दुनिया भर के मुल्कों ने इसका एक बैकअप रख लिया, क्योंकि ये काफी मुल्कों के लीगल सिस्टम का फाउंडेशन बन गया। इसमें नेपोलियन का एक कोड था, द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ये समझाता है कि उसका फोकस था कि लॉ सबके लिए बराबर हो और हर इंसान को जस्टिस मिल सके। बस उसकी लीडरशिप थोड़ी सी डिक्टेटरशिप की तरफ थी, लेकिन एम उसका अच्छा था। नेपोलियन के राइज और उसके रिफॉर्म्स ने फ्रांस को सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। हर जगह नेपोलियन का नाम एक मिलिट्री जीनियस और एक लॉ रिफॉर्मर के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन जब तक वाटरलू का फुल स्टॉप नहीं लगा तब तक उसका ये सफर चलता रहा। तो दोस्तों, फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर फ्रांस तक महदूद नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर आप समझते हैं कि फ्रांस ने सिर्फ मोनार्की को गिरा दिया तो आप फिर से सोचें, क्योंकि इस इनकलाब ने हर किसी को अपने हकूक के लिए खड़े होने का जज्बा दिया। हर कॉन्टिनेंट में लोग ये सोचने लगे, अगर फ्रेंच लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक और हेटी से लेकर अफ्रीका तक सबने अपने अंदाज में रेवोल्यूशन किया। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा गिफ्ट था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये समझाया कि इंसानी हकूक सबके लिए बराबर है, और ये बात इतनी जबरदस्त थी कि आज तक दुनिया इसको फॉलो कर रही है। आजकल हर मुल्क जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो इन्हीं फ्रेंच आइडियल्स का ही फॉलो अप है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक और रेवोल्यूशनरी काम किया, मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। पहले लोग सिर्फ मोनार्की या फ्यूडल सिस्टम्स में फंसे हुए थे, लेकिन इस इनकलाब ने सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यानी अब लोग रियासत का हिस्सा बन चुके। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रिलीजियस अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया था। पहले चर्च का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन अब सेक्युलरिज्म की तरफ रुख कर दिया गया। मतलब हुकूमत और रिलीजन अब अलग अलग रास्ते चल पड़े, जो कि आजकल के मुल्कों का एक बेसिक प्रिंसिपल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक जबरदस्त इंटरनेशनल असर हेशियन रेवोल्यूशन था। ये पहला सक्सेसफुल स्लेव रेबेलियन था जिसमें फ्रेंच कॉलोनियल रूल को खत्म कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सफर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की एक मिसाल थी। लोगों ने अपने हकूक के लिए लड़ाई की और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये लफ्ज सिर्फ स्लोगन्स नहीं बल्कि इनकलाब का एसेंस है। आखिर में फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है, जब तक इंसान अपने हकूक के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इस इनकलाब के दौरान जो सोच बदली वो आज तक हमारे सामने तो ये कहानी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।